आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम मेडाइवल हिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे 712 एडी से 1526, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंत तक पढ़ेंगे। तो ये सेशन इम्पोर्टेंट होगा सारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें में भी हिस्ट्री पूछा जाता है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसको ये मैं बता दूं, कहानी की तरह हम ये सेशन कहानी की तरह पढ़ेंगे। इसको कहानी के जैसे पढ़ते जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा। और इसको इरेज कर दूंगा ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। चलिए, ये 712 एडी की बात है, 712 एडी के आसपास की। ऐसे आज हमने मेडिवल हिस्ट्री का सेशन लिया है, कभी एंशिएंट का ले लेंगे और आप लोगों के कमेंट्स में तो मॉडर्न का भी ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर बना दूं अपना भारत। ये रफ स्केच बना रहा हूँ मैं, इसको आप बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा इसको। तो समझाने के लिए ये रफ स्केच है, तो फिर भी इतना बुरा तो नहीं बना है। ये इंडिया हो गया हमारा भारत। यहाँ पर ये श्रीलंका था। तो ये बात है 712 एडी की। उस समय श्रीलंका को शिलोंग बोला जाता था, सिलोन। और भारत का भारत ये था ही, पर भारत में कुछ हिस्से और थे। यहाँ पर ये सिंध का रीजन था। ये सिंध का रीजन होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड में हिस्सा पड़ता है। और इधर ही साइड में इस तरफ भारत से इस साइड में, मतलब साउदर्न वेस्ट में, यहाँ पे ईरान एक देश था। तो होता क्या है, ईरान में कुछ ऐसे, ईरान बहुत प्रोडक्टिव देश नहीं रहा है। प्रोडक्टिव देश का मतलब हमेशा खाने पीने की चीज़ों पर और बाकी डेली यूज की चीज़ों पर ये ट्रेड पे डिपेंड रहा है कि बाहर के देशों से जब कुछ चीज़ आएंगी तो ये अपना भरण पोषण ऐसे ही करते थे। और जबकि वहाँ पे जहाँ पे इंडिया हमारा है, इंडिया जो है हमेशा से ही संपन्न रहा है। ये उपजाऊ जमीन है जो खुद का पेट भी भरते हैं और बाहर के लोगों को भी अनाज देते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट होकर ग्रेन्स जाते थे उस समय भी। तो ये बात है 712 एडी की। उस आसपास ये ट्रेड के लिए एक ये रूट हुआ करता था और एक समुद्री रूट ये हुआ करता था। उस समय श्रीलंका को सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता था। श्रीलंका को यहाँ पर मोतियां बहुत हुआ करते थे। तो फारस के लोग यहाँ से व्यापार किया करते हैं। ईरान को फारस भी कहते हैं। तो फारस के लोग यहाँ से व्यापार करते थे। होता क्या है, एक दिन फारस के लोगों ने ये डिसाइड किया कि व्यापार व्यापार की छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ पे लूट मारते हैं शिलोंग पे, और इसको लूट कर एक बार में सारा खजाना लेके चलते हैं। तो ये खजाना लूटने तो आए, खजाना लूटा भी इन्होंने। खजाना खूब जम के लूटा, यहाँ से मोतियां मोतियां उठाए और लूट कर जब वापस जाने लगे तो यहाँ पर कहीं इस रीजन पे इनकी जो जहाज थी खजाना लेके जा रही थी, उसको लूट लिया गया। उस जहाज को कौन लूटा ये नहीं पता है। अननोन लोग, कोई अननोन, ये कहा जाता है कि कोई अननोन ट्राइब है। ट्राइब आप समझ रहे हैं, जनजाति है जो अपना भरण पोषण इस जंगल में रहकर करती हैं वनी इलाकों में। खासकर लोग कोस्टल एरिया में ही रहते हैं ताकि इनको पानी की जरूरत इनकी आसानी से नदी और समुद्र से पूरी की जा सके। तो यहीं पे इनकी जहाज जो है ये लोग लूट ले जा रहे थे इस पार से। यहाँ पर उस जहाज को लूट लिया गया वापस से। अब ये बात पता लगी ईरान के राजा जैसे हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, ऐसे ही ईरान एक मुस्लिम कंट्री थी। वहाँ के राजा को खलीफा कहा जाता था, इंग्लिश में खलीफ। उस समय ईरान का खलीफ था अल-हजाज। अल-हजाज का एक बहुत ही फेवरेट कमांडर था, सेनापति, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। होता क्या है,
ये जब जहाज लूट लूट लिया जाता है उनका, तो ये बात पहुंचती है खलीफ तक कि साहब ऐसा है, जो हमारा जहाज आ रहा था श्रीलंका से लूटपाट करके, उसको वापस से लूट लिया गया। तो ये बात खलीफ को पता लगती है। खलीफ बहुत गुस्सा करता है, ये कौन कर दिया, ऐसा ऐसा दुनिया भर की चीज है। तो खलीफ क्या करता है, एक फरमान जारी कराता है। फरमान मतलब एक लेटर जारी कराता है, इस जहां पर ये जहाज लूटा था उसके आसपास के सारे राजाओं को, कि जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जरूर इन्हीं ने लूटा होगा, उन सबको एक फरमान जारी कराता है। तो ये फरमान पहुंचता है सिंध तक। कहने का मतलब यहाँ पर उस समय यहाँ के राजा थे दाहिर सेन। यहाँ के राजा दाहिर सेन थे। वो फरमान दाहिर सेन तक भी पहुंचता है। उसमें लिखा रहता है कि देखो भाई, मेरा जो कुछ भी तुमने लूटा है वो वापस कर दो। दाहिर सेन इसको पढ़ते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि दाहिर सेन में कुछ लूट ही नहीं रहा होता, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है गलती से लेटर मेरे पास आ जाए। इग्नोर कर देते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो और दाहिर सेन ऐसे थे कि इस एरिया में जो सबसे ताकतवर शासक उस समय था वो दाहिर सेन ही थे। तो अलहजाज को बार बार ये शक हो रहा था कि जरूर इसी ने चुराया है, इसी ने हमारे जहाज लुटवाए हैं। तो ये खबर पहुंचती है अलहजाज तक कि दाहिर सेन कुछ नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। तो अलहजाज और गुस्से में हो जाता है। तो अलहजाज अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को कहता है ऐसा है, एक एक्सपेडिशन लेड करो, मतलब तैयारी करो एक युद्ध की सिंध की धरती के खिलाफ। और रात के अंधेरे में मोहम्मद बिन कासिम अपनी पूरी फौज लेके तैयार होता है। बिना बताए, बिना किसी पहली जानकारी के सिंध पर अटैक करते हैं ये लोग। बहुत बहुत बर्बरता की जाती है, राजा दाहिर सेन को मार दिया जाता है। 600 से ज्यादा महिलाओं को यहाँ पर बंदी बनाकर दोबारा ईरान लिया लेके जाया जाता है वापस। अलहजाज के हरम में रख दिया जाता है। और दाहिर सेन की दो बेटियां थी, ये कैरेक्टर आप याद रखना। एक का नाम था सोमवती, एक का नाम था सूर्यवती। ये दो बेटियां थी दाहिर सेन की। और ये सब कब होता है, 712 एडी में। अगली स्लाइड में कर लो, फिर आपको बताता हूँ। देखिए 712 एडी में क्या हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध। सिंध के रूलर कौन थे, दाहिर सेन। दाहिर सेन की दो बेटियां कौन कौन थी, सोमवती और सूर्यवती। ये दो बेटियां थी। तो ये एक्चुअली ऐसा था कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने हमला किया था। और पहली बार ये हमला ऐसा भी था गोरिल्ला मार पद्धति का युद्ध। ये गोरिल्ला मार पद्धति का युद्ध क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में आज तक धर्म युद्ध ही हुए हैं। धर्म युद्ध का मतलब है कि दिन में तो राजा राजा लड़ाई करते जब तक सूरज रहता, मतलब सूर्य की किरणें रहती। और जैसे ही सूर्य अस्त होता, एक राजा एक दूसरे का हालचाल भी लेने जाया करते थे। अगले दिन फिर से जैसे सूर्य निकलता तो फिर से ये युद्ध प्रारंभ करते थे। ये धर्म युद्ध हुआ करता था। कभी भी रात में हमारे यहाँ लड़ाई नहीं हुई और कोई युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध में कभी भी महिलाओं और बच्चों को नहीं क्षति पहुंचाई गई। लेकिन पहली बार ऐसा भारत के लोग कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे कि एक मुस्लिम का आक्रमणकारी आता है, मोहम्मद बिन कासिम, रात में इतनी बर्बरता करता है। मैंने आपको बताया 600 से ज्यादा महिलाओं को बंदी बनाकर लेके जाता है। ये बंदी बनाकर लेके जाता है, क्या करता है, इनके साथ वैश्यवृत्ति तो होती है आगे जाकर। तो इतनी कहानी हम देख चुके थे। सोम्यवती और सूर्यवती जब खलीफ के पास जाती है, मतलब खलीफ कौन था, इल्हजाज। इल्हजाज की एक बेटी हुआ करती है, जिसकी शादी वो मोहम्मद बिन कासिम से करा देते हैं आगे चलकर। कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम इनका दामाद भी बन जाता है। तो, तो इल्हजाज के पास जब ये दोनों लड़कियां पहुंचती हैं, मोहम्मद बिन कासिम बताता है कि ये उन राजा की बेटियां हैं। तो इल्हजाज को इनको देखकर एक बेटी का भाव उनके मन में आता है। इल्हजाज को इल्हजाज के अंदर से पितृत्व भाव इनको देख के आता है, पिता का भाव आता है। और ये आदेश दे देते हैं इन दोनों लड़कियों को मेरी बेटी के साथ रखा जाए। तो इन दोनों लड़कियों को अलीजाद की जो बेटी रहती है उन्हीं के साथ, उन्हीं के कक्ष में रहने की अनुमति मिल जाती है। ये एक साथ ही सब लोग रहते हैं। इतनी चीजें होती हैं। आगे चलकर स्टोरी लाइनअप ये कहता है कि सोम्यवती और सूर्यवती अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अलहजाज को माइंड वॉश करती हैं। अलहजाज का माइंड वॉश करती हैं।
क्योंकि अलहजाज इनको बेटियों की तरह मानने लगा था, तो सोमवती और सूर्यवती मिलकर पहले अलहजाज का विश्वास जीतती हैं, और अलहजाज का विश्वास जीतने के बाद माइंड वॉश करती हैं, और आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम, जिसने दाहिर सेन को मारा था, यानी कि सोमवती और सूर्यवती के पिता को मारा था, इसको जिंदा ऊंट की खाल में चुनवा देती हैं, और ये अलहजाज ही करता है। ये अलहजाज का ऐसा माइंड वॉश करती हैं ये दोनों, ये लहजाज एक ऊंट मंगवाता है, ऊंट की जिंदा खाल निकलवाता है, उसी में मोहम्मद बिन किसिम की किनवा देता है, और इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले ये युद्ध कब होता है? 712 ईडी में होता है। इसको इस नाम से जाना जाता है, इसको बैटल ऑफ रेवार नाम से जाना जाता है। किसके किसके बीच होता है ये मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर सेन। राजा दाहिर सेन कहाँ के रहते हैं? सिंध के रूलर रहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया रहता है? ईरान से आया रहता है। इसका कमांडर रहता है, ये अलहजाज का कमांडर रहता है। ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि जैसे इतिहास में कोई भी चीज ऐसे बोल नहीं दी गई। मतलब हम तीन तरीके का इतिहास पढ़ते हैं। एक कहानियों का इतिहास, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जो इतिहास प्रमाणित होता है, एक लिखित हिस्टोरिकल एविडेंसेस से, और फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट से जो इतिहास प्रमाणित होता है। तो ये जो इतिहास था, ये ना तो कहानियों का इतिहास था, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे। मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शायद रहे ही होंगे, और बेसिकली ये जो इतिहास इतिहास था, इसको प्रमाणित करने वाली एक किताब है उस समय की, जिसका नाम है चचनामा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना। चचनामा किताब किसी अननोन राइटर के द्वारा लिखी गई थी। ये ऐसा पगला इंसान था जो अपना नाम ही लिखना भूल गया था, कि इस किताब को किसने लिखा है, लोग ये भी सोचेंगे। तो ये नॉन राइटर ने लिखा था, आपको याद रखना है। इसको आगे चलकर तुर्किश में ट्रांसलेट किया गया, माफ करिएगा, तुर्किश से अराबी में ट्रांसलेट किया गया। इस बुक को किसके द्वारा? अली बकर कुफी के द्वारा। अली बकर कुफी के द्वारा इस बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। अगला, इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिटी ऑफ गोल्ड कहा था इस जगह को। किसको कहा था? मुल्तान को। मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा था। ये आपको याद रखना है। सोमवती और सूर्यवती का नाम आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, नहीं बोलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हुआ क्या, ये हमारा भारत, ये हमारा भारत हो गया। यहाँ हो गया ईरान। अब मोहम्मद बिन कासिम लूट के चले गए। ये जो भिखमंगे थे ये अमीर भी हो गए। ये भिखमंगे क्यों थे? क्योंकि इनकी जमीन इतनी उपजाऊ कभी नहीं थी कि एक पेड़ के दूं। इनके यहाँ कुछ नहीं होता था, खाली वही पेट्रोलियम। आज भी अगर आप देखें तो ये ऊसर जमीन है, यहाँ पर खाली वही पेट्रोल अगर नहीं होता, ये पेट्रोलियम नहीं होता, फ्यूल्स नहीं होते, तो ये खत्म ही होते दुनिया से। इनको हर चीज के लिए दूसरे पर ही निर्भर होना पड़ता। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक जगह और थी, गजनी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पैसा कमा के कोई हमारे घर से बाहर निकले, बढ़िया पैसा कमाए, घर वार अच्छा बना ले, तो हमारे पड़ोसी देखते हैं कि भाई क्या कर रहा है, इतना पैसा कहाँ से लाया कमा के। तो एग्जैक्टली यही यहाँ पे हो रहा था, कि ईरान में जब इतना सारा धन आ गया इस भुखमंगे देश के पास, उसके पड़ोसी, इसी के आसपास एक गजनी साम्राज्य करके था, वो जब देखता कहता भाई इतना धन आया कहाँ से ईरान के पास। तो फिर पता लगाया गया, तो पता लगा कि ईरान जो है भारत से लूट के आया है। तो जो नोबल्स थे इस लोकेशन के, नोबल्स थे जो गजनी के, गजनी साम्राज्य के, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, चलो लूट के आते हैं ईरान को, क्योंकि इसको लूट के आते हैं, इनका धन कहाँ से लेके आया साला। और इसी में कोई समझदार इंसान था, वो बोला कि ऐसा है, ईरान को मत लूटो,
लूटना है तो चलो भारत को जहाँ से ये धन लेके आया वहां लूटो। तो अब यहाँ पर हमारे इंडिया पे दूसरा अटैक होने जा रहा था। तो ये अटैक ऐसा था। ये हमारा भारत है। ठीक। ये गजनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस समय ये बात है 998 एडी की। गजनी साम्राज्य के इस समय सुबुक्तगीन करके एक रूलर था। जाहिर सी बात है ये भी मुस्लिम ही थे। सुबुक्तगीन करके एक रूलर था, इसके दो बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल खान, दूसरे का नाम था महमूद गजनबी। गजनबी या गजनी, गजनबी या गजनी कुछ भी कहिए आप। ये था। तो जो इस्माइल खान था ये थोड़ा सा मोटी बुद्धि का इंसान था। मोटी बुद्धि का इंसान मतलब इसको चीजें समझ में कम आती थी। और जो गजनबी था ये अयोग्य था, थोड़ा याद था, बिना मतलब की चीजें करता था। तो सुबुक्तगीन बहुत परेशान थे, गद्दी किसको दूं मैं, मेरा जाने का समय आ गया है। तो गजनबी जो है इस्माइल खान को भी मार देता, अपने बाप को भी मार देता है, आ जाता है गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद अब इन लोगों का पूरा प्लानिंग हो चुकी थी, भारत को लूटेंगे, पैसा कमा के आएंगे, जिससे मोहम्मद बिन कासिम ईरान में आया है। तो इसने भारत को टोटल 17 बार लूटा है, 17 बार अटैक किया है भारत पर, एक एक कर कर। जिसमें ये पेन थोड़ा ठीक नहीं है। जिसमें 1001 से लेकर 1027 तक अटैक हुआ है, टोटल 17 अटैक। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अटैक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। 1018 में मथुरा का अटैक है, मथुरा को लूटा। 1004 एडी में पंजाब को लूटा। ठीक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1025 एडी में है, यहीं पे इसके हाथ में ढंग का माल लगा था। ये सोमनाथ, गुजरात। ये सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, वहां पर इसने लूटा था। और कहा जाता है कि 500 मन चांदी और 700 मन सोना ये जमकर लूटा यहाँ से, और लूट के ले गया। लूट के ले जाते टाइम ही 1025 में इसे यहाँ से लूट के ले जा रहा है। तो इसे इसी एरिया में जो ट्राइब्स थे वहाँ की, हमारी जाट कम्युनिटी, जाट ट्राइब ने इसको पकड़ लिया और धार के मारा, बढ़िया से इसको कूटा। तो अब ये वापस किसी तरीके से माफी मांग कर वापस चले जाते हैं गजनी। यहाँ पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, अब इन क्योंकि भाई इनकी सुताई तो हो गई थी, तो इनको बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा है, मैं तुमको न्योता दे रहा हूँ लड़ाई का। तो 1027 एडी में ये ऐसा करते हैं, 1027 एडी में बोलते हैं आओ युद्ध करूंगा तुमसे। 1025 में इनकी सुताई हुई। 1027 में वापस आए जाटों से लड़ने के लिए, और इनको जम के मारा, फिर से मारा जाटों ने। और ऐसा मारा कि इसके बाद से खटिया पकड़ लेते हैं, और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है, खत्म कहानी हो जाती है। फिर यही सारी चीजें फिर कोई देख रहा होता है, और ये सारी चीजें फिर कोई देख रहा होता है, और एक भारत पे अब तीसरा अटैक होने जा रहा होता है। क्योंकि बाहर के लोग देख रहे थे कि भाई ये लोग बाहर से भारत पे आ रहे हैं अटैक कर कर, तो हम भी चलते हैं, सबका मन होता है। जैसे हमारे यहाँ आजकल सब सऊदीया का कमाने जाते हैं गाँव में, सऊदीया कमाने का बड़ा धन आ गया तो भाई सब लोग सऊदीया चलो। तो सेम यही चीजें यहाँ भी हो रही थी। मैं एक बार मैप बना दूं, ये हमारा भारत इस बार इसी गजनी के साइड से, मतलब अफगान के साइड से यहाँ के मूल निवासी एक नया तैयार हो रहा था, महमूद घोरी। ये तैयार हो रहा था भारत पर अटैक करने के लिए। इसके ये अपने साथ नॉवेल्स लेके आता है इस बार, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और एक और थे निजामुद्दीन करके थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मोहम्मद गोरी जो पहला अटैक करता है 1175 एडी में, ये राजा मूलराज के खिलाफ करता है। और दूसरा अटैक 1078 एडी में करता है, 1178 एडी में करता है। ये राजा भीमदेव के खिलाफ होता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को बैटल ऑफ माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है, माउंट आबू का युद्ध। तो मोहम्मद गोरी अटैक कर रहा होता है। इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहते हैं, दिल्ली में उस समय दिल्ली का कहा जाता है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहते हैं। और चेंज कर लूंगा, थोड़ा सा आंखों में लग रहा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहते हैं सोमेश्वर चौहान। उस समय चाहमान डायनेस्टी का रूल था दिल्ली पर।
तो दिल्ली की गद्दी पे बैठे रहते हैं राजा सोमेश्वर चौहान। जिन्हीं के बेटे कौन होते हैं? पृथ्वीराज चौहान। तो अब बात आगे बढ़ जाती है, 1191 ईडी तक आ जाती है। मोहम्मद गोरी ये जान जाता है कि 1191 ईडी में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान बैठे हैं जो चक्रवर्ती सम्राट हैं। इनके रहते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस यहाँ का भारत का इस गद्दी को दिल्ली पर राज नहीं कर सकता। तो तो ये 1191 में एक बार लोहा लेता है पृथ्वीराज चौहान से। पहला युद्ध होता है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ये हार जाता है बुरी तरीके से। और इसी हार के साथ ये जान जाता है इस इंसान से तो मैं नहीं जीत सकता हूँ ऐसे आसानी से, कितनी भी सेना और कुछ भी लेके आ जाऊं। तो इसी के पैरेलल एक कहानी और चल रही होती है जो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली के रूलर पृथ्वीराज चौहान, आपको पता है इधर एक गढ़वाल डायनेस्टी हुआ करती थी, वहां के रूलर थे जयचंद। जयचंद की एक बेटी थी, संयोगिता नाम था इनका। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान में प्यार हो गया था। और पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता, ये बात जयचंद को पता लगी। जयचंद संयुक्ता का स्वयंवर ही करवा रहे होते हैं। तब तक पृथ्वीराज चौहान अपना घोड़ा लेके बीच में से आते हैं, इनको बैठा कर उड़ जाते हैं। जैसे फूल और कांटे मूवी में अजय देवगन उसको लड़की को लेके उड़ जाता है हीरोइन को, वैसे ही ये बात जयचंद को बहुत बुरी लगती है कि उनके दिल पर लगती है। सो वो कहते हैं कि ये तो मेरी निजी हानि है, समाज में मेरी नाक कटी है। तो जयचंद इस चीज से बहुत नाराज होते हैं और इसी वजह से वो इधर गोरी का साथ देने के लिए सोच लेते हैं। और 1192 में 1192 में मोहम्मद गोरी को कहते हैं आओ दोबारा से युद्ध करो, इस बार तुम्हारा साथ मैं दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ धोखेबाजी से उनको मार दिया जाता है। सेकंड बैटल ऑफ टेराइन में घोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के इनको अफगानिस्तान दोबारा ले जाया जाता है। और अफगानिस्तान जाकर एक थोड़ी सी कहानी मैं आपको और बताना चाहूंगा, स्टोरी लाइन जो है। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि हुआ करता था, कोर्ट पोएट, जिसका नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई, चंद बरदाई जिसका नाम था। ये कोर्ट पोएट पृथ्वीराज चौहान का रहता है, जिसमें ये जो कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद बरदाई के द्वारा ही लिखी एक किताब है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से इसका जिक्र मिलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था, पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना कर ले जाया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान के पास एक शब्द वेदी भाड़ की कला थी। शब्द वेदी वेदी बाण, शब्द वेदी बाण चलाते थे। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि ऐसा है, मैंने सुना है तुम शब्द वेदी बाण चलाते हो, भारत से आए हो, इस विद्या में बहुत निपुण हो, तो दिखाओ मुझे। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा लेता है, आंखें निकलवा लेता है। और इन्हीं के बगल खड़े रहते हैं चंदबरदाई। और मोहम्मद गोरी आगे एक बड़ा सा तख्त रहता है, सीढ़ियां है उसके ऊपर उनका तख्त सजा रहता है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक घंटी लगी है। तो मोहम्मद गोरी कहता है पृथ्वीराज चौहान से, एक धनुष और बाण तुमको पकड़ाया जा रहा है, ये मारो और ये जाकर घंटी पर लगना चाहिए। तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुम्हें चंद्रबरदाई तुम्हारा क्योंकि कोर्ट पोइट है तो ये बोल के बताएगा कहानियों में, और इसी से अंदाजा लगा के तुम मारो इस घंटी पर, देखता हूँ तुम्हारा निशाना कितना सही है। तो चंद्रबरदाई अपने भाषा में कहते हैं, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, आ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जैसे ही इतना चंद्रबरदाई कहता है, पृथ्वीराज चौहान के हाथ से धनुष से तीर निकलता है और सीधे जाकर मोहम्मद गोरी के गर्दन पे लगता है। उसी समय मोहम्मद गोरी की गर्दन कट के जमीन पर गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ अफगानिस्तान में, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जहाँ पर मोहम्मद गोरी की टॉम्ब है, उसी के बगल भी पृथ्वीराज चौहान की भी टॉम्ब है, या फिर उनका भी वहीं पे सिमेट्री है। और ये थी कहानी, स्टोरी लाइनअप, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता दूं। आपको 1191 एडी का बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, 1192 एडी बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, 1175 और 1178 में आपको बता ही चुका हूँ। और अगला 1194 एडी का, यहाँ पर जयचंद और गोरी के बीच में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जाना जाता है।
ये जयचंद्र क्यों करता है? क्योंकि जयचंद्र को ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी, फिर घोड़ी का साथ देकर समाज मुझे बहुत हीन कर दे रहा है। तो 2 ही साल बाद वो घोड़ी को पत्र लिखते हैं कि ऐसा है, आओ जरा देखते हैं। घोड़ी की फोर्सेस को पत्र लिखते हैं, ऐसा है, आओ जरा देखते हैं कितना दम है, तुम्हें नाप लिया जाए। और घोड़ी को बुलाकर उनको उसको मारता है। इसमें जयचंद्र हार जाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। इतनी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या नाम है? अ, मोहम्मद गोरी। 1206 में मोहम्मद गोरी भी मर जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी का एक स्लेव रहता है, एक गुलाम रहता है, जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है, स्थापना करता है। ये कैसे करता है ये अब हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, तभी मैं आगे के वीडियो डालने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।